नरेंद्र मोदी ने किया, इससे सभी राजनीतिज्ञों को सीखना चाहिए। कितना भी बड़ा मंच हो, जब भारत का प्रधानमंत्री उस मंच पर है तो उससे बड़ा कोई होता नहीं। शरद पवार तो मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति में वो जाते हुए लम्हे हैं। आज हम आप सबसे भी आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, अपनी सरकारों पर, अपने जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाइए। नई मुख्यमंत्री जैसे ही चुनकर आई वो तुरंत वहां पर गई। बस ये प्रतीकों पर हम अब ठहरने नहीं देंगे, आप भी मत ठहरने दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति तो बार बार कुछ बोल रहे हैं, कुछ अलग अलग ध्वनि निकल रही है। उन्होंने मोदी पर भी कटाक्ष किया, लेकिन साथ में जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो बाइडेन प्रशासन मेरे दोस्त मोदी को वहां प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते थे। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। राज की बात हर्ष के साथ का ये जो अंक है ये विशेष है। विशेष क्यों है? ये हमारे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। विशेष इसलिए है कि राजनीति, समाज, धर्म, संस्कृति उसने लाकर हमें आपको उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां उसकी चिंता, उसकी चर्चा और उसका समाधान कैसे हो, इस पर हमें बात करनी पड़ेगी। राजनीति की बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि इस अंक में उसको छोड़ देंगे, लेकिन वो जरूर होगा। दुनिया में किस तरह से भारत के लिए एक मजबूत देश के तौर पर जो छवि बन रही है, तो दुनिया थोड़ा सा अस्थिर करना चाहती है। फंडिंग हो रही या नहीं हो रही वो अलग बात है, लेकिन जो सीक्वेंस है उस पर बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि भारत की जो नई शिक्षा नीति है, इतनी शानदार राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, उस पर भी लोग आग लगाने लगे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, उसकी भी बात करेंगे। बात करेंगे क्रांतिकारी नेता का भविष्य क्या है, वो विशेष करके राजकिशोर से राज की बात जानेंगे। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि खतरा सिर्फ केजरीवाल की राजनीति को है या फिर पंजाब में भी कुछ नया खतरा हो रहा है। एक बात ये भी करेंगे कि सब के बाद नरेंद्र मोदी किस मिट्टी के बने हुए, करते क्या हैं, दिमाग उनका कैसे चलता है, ये सारे विषय हैं। और मुझे लगता है कि शुरुआत हमें वहीं से करनी चाहिए, नरेंद्र मोदी से। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी। और जो बात अभी हर्षवर्धन ने इशारा किया ना, क्या होता है कि राजनीति में शत्रुता ना हो, मतभेद हो, मनभेद ना हो, ये बातें कही जाती हैं, लेकिन दरअसल जो भारतीय सभ्यता और जो संस्कार है ना, वहां पर जब रावण अपने प्राण छोड़ रहा होता है तो राम अपने अनुज लक्ष्मण से कहते हैं कि इससे कुछ सीखा जा सकता है, तो इसके पास जाकर इससे भी ज्ञान लो। ये हमारी परंपरा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि धर्म का मार्ग छोड़ देना है और धर्म के लिए जिससे भी लड़ जाना है उसके लिए किसी भी कीमत तक जाना है। तो मुझे लगता है कि राजनीति में धर्म के इस पुट का जो है, अगर आपको सबसे सटीक उदाहरण देखना है तो वो मुझे लगता है हर्षवर्धन नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी हैं। और आप सोचिए, सब उनके जो घनघोर समर्थक थे उनके ऊपर कितना खींचे, चिल्लाए, क्या क्या नहीं बोले। कई बार कहते हैं कि ये मोदी तो लग रहा है कि अपनी छवि बनाने में लग गया है। जब मुलायम सिंह यादव और शरद पवार को पद्म विभूषण दिया, अभी शरद पवार जो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, उसका दिल्ली में बड़ा आयोजन था, देवेंद्र फडणवीस भी थे, शरद पवार भी थे। कार्यक्रम की शुरुआत होती है दीप प्रज्वलन के लिए। जाहिर है कोई भी कितना भी बड़ा मंच हो, जब भारत का प्रधानमंत्री उस मंच पर है तो उससे बड़ा कोई होता नहीं है। और नहीं, वहां पर देखिए, बड़ा जो है ना, आप पद से तो हैं, लेकिन कद कैसे बड़ा होता है ये जरा थोड़ा सोचिए, समझिए। क्योंकि जब आप शक्ति में हो उस समय विनय और आपकी जो विनम्रता होती ना, वो आपकी शक्ति को और चार चांद लगा देती है, चार चांद लगाती है। और जिस तरह से शरद पवार का हाथ पकड़कर दीप से दीप जलवाया, बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस बगल में थे, उनके चेहरे पर जो कहते हैं ना कि स्मित मुस्कान, मुस्कुराहट उस तरह की दिखी। और उसके बाद भी वो भी मोदी के मानस पुत्र ही हो रहे हैं। हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से कुर्सी पे बिठाया, फिर पानी दिया। अब आप कह सकते हैं, कोई भी कह सकता है, देखिए आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को शरद पवार की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल नहीं। और देखिए, शरद पवार तो मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति में वो जाते हुए लम्हे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। और अब उन्होंने, अच्छा, खास बात यह है कि इन्हीं शरद पवार ने कई बार मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। व्यक्तिगत बातचीत उनकी प्रधानमंत्री मोदी से हुई या नहीं हुई, जब उन्होंने बाहर आकर सार्वजनिक तौर पर बयान दिया था कि वो सुप्रिया सुले को मंत्रिमंडल में लेना चाहते हैं, सब करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस तरीके की बातचीत होती है, और अगर होती है तो कोई करता। लेकिन मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी ने किया, इससे सभी राजनीतिज्ञों को सीखना चाहिए। घनघोर मतभेद है, एक दूसरे पर पूरे प्रहार भी किए जाते हैं, लेकिन पद्म विभूषण की बात जो की हर्षवर्धन ने, मैं खुद बताऊं, मुलायम सिंह को या जब इनको मिला तो व्यक्तिगत तौर पर मेरे गले खुद भी नहीं उतर रहा था, सिर्फ राजनीतिक का विद्यार्थी होने के नाते नहीं, इस लिहाज से भी कि ऐसा कैसे हो सकता है।
लेकिन अब ये राजनीति में जो कहा जाता है कि आप किसी को शत्रु ना माने और सबको सम्मान देकर रखें, और जब खास तौर से आपका विरोधी उसके घनघोर बुरे दिन चल रहे हो तब उसको अगर आप सम्मान देते हैं, अपने पास जगह देते हैं, तो फिर आप इसको कूटनीति भी समझिए कि खास तौर से जो इंडी ब्लॉक खंड खंड हो रहा है उसका पाखंड भी पूरी तरीके से उभर कर सामने आ रहा, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थे शरद पवार। अब वो जिस तरीके से पहले कभी जाते हैं मतलब बीजेपी के नेता के साथ में, छोटे नेता के साथ में, फिर सबसे बड़े वाले नेता के साथ आ जाते हैं, उनको पूरा मान सम्मान मिलता है। तो मुझे लगता है कि राजनीति की जो तमाम जो विद्रूपता है उनके बीच में एक अच्छी तस्वीर है और ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। और जो आपने कहा ना कि सीखना सबसे है, दुश्मन ऐसा नहीं होता, लेकिन धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना है, तो नरेंद्र मोदी के लिए धर्म का मार्ग यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मार्ग। जब सारे मराठी के बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए थे, शरद पवार बैठे हुए थे, उसमें कई लोगों के बारे में लोगों ने कहा कि वो तो घनघोर संघ विरोधी हैं, ऐसे लोग बैठे हुए थे। उनके सामने नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये जो समय है 350वीं वर्षगांठ छत्रपति शिवाजी की, 300वीं अहिल्या पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर की, 75 वर्ष भीमराव अंबेडकर वाले के बनाए संविधान में, और एक मराठी मानुष, एक मराठी भाषा बोलने वाला महान पुरुष वो तय करता है, और उस महान पुरुष ने एक संगठन बनाया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीज डाला था, आज वटवृक्ष बन गया। और उसमें जो वो बात कहते हैं मुझे लगता है कि वो ध्यान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को देश के लिए जीना सिखाया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, मराठी भाषा मुझे आई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह से। और इसीलिए मैं कहता हूं संघ 100 वर्ष के बाद जहां खड़ा है, उसमें जब नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं इसलिए नहीं, नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं मन से कह रहे हैं, जिस मंच पर कह रहे हैं वहां ढेर सारे संघ विरोधी भी होते हैं। तो एक तरफ तो अपने घनघोर से घनघोर विरोधी के साथ जो आप विनय शील विनम्रता उसकी बात कर रहे हैं, कूटनीति की बात कर रहे हैं, और अपना वाला पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखना। हाँ बिल्कुल। जब वो आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर बलराम केशवराम हेडगेवार की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जब वहाँ से संघ की धारा कहाँ तक पहुँची ये अब बताने की बात नहीं, उसके भवन को लेकर भी तमाम लोग देख रहे हैं, उस पर कुछ बातें भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात देखनी पड़ेगी, जो हर्षवर्धन ने कहा ना कि वहाँ पर तमाम संघ के विरोधी और संघ से वो, तो मेरी एक संघ के बड़े पदाधिकारी से बात हो रही, तो उन्होंने जानते हैं क्या कहा, और आप जानते ही हैं, उन्होंने कहा कि देखिए मेरे लिए तो सब स्वयंसेवक हैं, हमारे लिए सब स्वयंसेवक है, मेरे तो वहाँ शब्द नहीं है, क्योंकि कुछ हैं, कुछ भविष्य में होंगे। तो खैर ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये सोच अपने आप में प्रबल है, ये विराट सोच है। मुझे लगता है कि ये अगर दर्शन है कि कोई हमारा शत्रु नहीं है, वो हमारे साथ जुड़ेगा। चलिए अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं राजनीति से। अब चूंकि धर्म की आप बात कर रहे हैं, लेकिन धर्म के साथ साथ सामाजिक सरोकार और जो प्रवाह जीवन में होना चाहिए, जो जहां से मिलता है, मुझे लगता है कि चूंकि ये माइक आपकी तरफ जाना जरूरी है, क्योंकि वो आपके शहर की चर्चा है, जहां हम बैठे हैं वहां पर भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इन दोनों चीजों को मिलाकर जो हमारे सामाजिक सरोकार हैं उस पर भी जरा जो है, नहीं मुझे लगता है कि आज इस अंक में हम इस पर ध्यान भी दिला रहे हैं, और ये कोई भाषण का या हमारी और राजकिशोर की चर्चा का विषय नहीं है, ये उसका विषय भी नहीं है कि गंगा में कितना पोल्यूशन किस सैंपल से मिला, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या कह रहा है, राज्य का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या कह रहा है, कोई वैज्ञानिक अजय सोनकर क्या कह रहे हैं, गंगा में नहाने वाले क्या कह रहे हैं, ये उसका विषय नहीं है। विषय ये है 60 करोड़ से अधिक लोग नहा के गए, गंगा का प्रवाह बना हुआ है, लोग अभी भी स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत कुछ बता रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं, पानी गंदा हो गया, कहाँ से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ठीक से काम कर रहा है नहीं, लेकिन इस सब के बीच सोचिए कुंभ जैसा आयोजन होता है, 60 करोड़ स्नानार्थी, और देश की राजधानी दिल्ली में यमुना पर चुनाव हो जाता है। बाकी मुद्दे अपनी जगह हैं, यमुना पर चुनाव होता है और मुख्यमंत्री दिल्ली वो सबसे पहले कैबिनेट के बाद जाती हैं यमुना की आरती करने, लेकिन प्रतीकात्मक से बात बनेगी नहीं। मुझे लगता है कि जब तक ये नदियों को साफ करने का देशव्यापी अभियान नहीं चलेगा, और आज हम आप सबसे भी आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, अपनी सरकारों पर, अपने जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाइए। और ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सारी नदियां सूखती जाए, सब गड़बड़ होता जाए, सब गंदगी होती जाए, रोज नाला बढ़ता जाए, और हम कहें कि अगले कुंभ में या अगले माघ मेला में फिर गंगा में स्नान कर लेंगे स्वच्छ जल में। हो पाएगा क्या? ऐसे होता भी नहीं। देखिए कुल मिला के आप समझिए, जब एक श्लोक है बस इतना है कि वेगा नाम नदी,
जहां पर आवेग है वहां पर नदी है, लेकिन वो नदी में पानी होना चाहिए। और यहां पर एक बात आप समझिए कि हम लोगों ने पहले दिन से ही, जिस समय दिल्ली का चुनाव हुआ था और कहा था कि इस यमुना के मुद्दे पर, नदियों के मुद्दे पर हम लोग लगातार चर्चा करेंगे और जो आए हैं उनको भी याद दिलाते रहेंगे। अच्छी बात है कि नई मुख्यमंत्री जैसे ही चुनकर आई वो तुरंत वहां पर गई। बस ये प्रतीकों पर हम अब ठहरने नहीं देंगे, आप भी मत ठहरने दीजिए। हम लोग यहाँ पर कोई, शुरुआत में जैसा कहा कि भाषणबाजी करने नहीं है, हमको और आपको अपना दायित्व समझना पड़ेगा कि हम ना सिर्फ इन नदियों को पूरी तरीके से स्वच्छ, शुद्ध और निर्मल करने के लिए अपनी तरफ से जो योगदान दे सकते हैं दें, सरकारों पर, सामाजिक संस्थाओं पर, तमाम एजेंसियों पर दबाव बनाए। जरा एक चीज समझिए, दुनिया भर में जितने हिंदू हैं उनकी लगभग 50% आबादी एक शहर प्रयागराज में जाकर डुबकी लगा लेती है। बिल्कुल। आप सोचते हैं कि आस्था का इतना सतत विराट स्वरूप कहीं आपने देखा है? पूरी दुनिया में कहीं चीजें मिलती हैं। ये क्यों है? क्योंकि हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। और नदियां हमारे लिए सिर्फ जो है वो केवल मनोरंजन का साधन नहीं, पानी पीने का साधन नहीं है। दरअसल जीवन धारा जो है उसको शुद्ध करने के लिए लगातार आपको काम करना पड़ेगा। और जिस घटनाक्रम की बात कर रहे थे कि सीपीसीबी की जिस रिपोर्ट के आधार पर ये बात आई, एक अच्छी बात है हर्षवर्धन, भाजपा की सरकार ही केंद्र में है, भाजपा की सरकार ही राज्य में है, लेकिन अगर जो रिपोर्ट देनी थी एनजीटी के सामने वो वही दी गई जो उनको उचित लगा। अब उस पर आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे। अब जैसे हर्षवर्धन को तो कई बार सौभाग्य मिला प्रयागराज में जाने का, वहां पर डुबकी लगाने का, मैं भी वहां जाकर आया हूं अभी मुझे। लेकिन अब आप मुझसे कहें कि वहां पर आपको कैसा लगा, गंदगी लगी, क्या लगा? देखिए, जितने लोग वहां पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये सब हम लोग आत्म अनुशासन जो हम लोग के संस्कार हैं, इसमें जाहिर तौर पर ये मानकर चलिए कि सब कुछ, ज्यादातर 60 करोड़ लोगों को कोई व्यवस्था संभाल नहीं सकती है। ये समझिए, ये हमारे संस्कार हैं जिसने इस धारा को बिल्कुल जीवंत रखा। तो बस अब उसको थोड़ा सा परिवर्तित करने की जरूरत है। जो नदियां हैं, चाहे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, जो भी नदियां हैं जिसके इलाके में हैं, वहां पर आपको इसके लिए पूरा प्रयास करना पड़ेगा। हमने तो लिखा भी अपने एक्स पर, वो जो हाँ, हर्षवर्धन ने पोस्ट लिखी है उस पे योगी आदित्यनाथ जी को आग्रह किया कि कुंभ अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, लगभग जिसको कहें कि 26 को आखिरी स्नान है। ये जो आपके शहर की नदी है, तो हम तो अभी प्रयाग नहीं है, प्रयाग तो हमारा घर है, जाते आते हैं, बड़ा आनंद आता है, लेकिन हम अपने बगल की हिंडन के तो पास से नहीं गुजर पाते। तो हम सिर्फ यमुना के लिए क्यों कहें कि वहां से नाक दबा के गुजरना पड़ता है। हिंडन पर भी जो गाजियाबाद और नोएडा से गुजरती है, काला, गंदा, जहरीला पानी है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और जब मैं यहाँ के, चूंकि हम लोग नोएडा में हैं, तो हमारे बगल में नदी दिख रही, आपके शहर की जो नदी है, और आज इसीलिए आज की बातचीत, राजनीतिक बात तो हम करेंगे, शुरुआत ही उसी से की, लेकिन मूल बात आज नदी पानी की। देखिए, अब ये फरवरी बीत रही है, अभी होली में जमकर रंग खेलेंगे, पानी बहाएंगे, सब कुछ आनंद आएगा। लेकिन भैया, जब नदी ही धीरे धीरे सूखती जाएगी, कुएं सूखते जाएंगे, तालाब बावड़ी सूखती जाएगी, पानी गंदा होता जाएगा, नाला गिरने लगेगा, जहर आएगा, कैसे करेंगे ये सब? और जो अभी राजेश्वर ने कहा, वो उसको फिर से मैं दोहराता हूं, हम तो प्रकृति पूजक लोग हैं, हमारा तो बिना पेड़, बिना पानी के कुछ होता ही नहीं है। कोई पूजना तो सफल ही नहीं हो सकता है। हम तो मतलब जिसको कहें कि सामान्य जो बहू आती है या मुंडन होता है, तो तालाब या कुआं या उसके किनारे होता है, नदी के किनारे, वो भी आप। और सोचिए, गांवों में गुड़िया पीटनी बंद हो गई है, क्योंकि गांवों में तालाब खत्म हो गए। होली से, मतलब होली से जुड़ी बड़ी परंपरा थी, जो बेटियां, महिलाएं सब जुटती थी, और वो सारा। मैं आज इस एपिसोड पर ये कह रहा हूं, और हम लोग जब इस पर बात कर रहे थे, तो ये हुआ कि चर्चा क्या करेंगे। तो चर्चा नहीं करेंगे हम जो कह रहे हैं, आप इसको चर्चा बनाएंगे। बिल्कुल, ये इनको बनाना है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, जीवन और मरण सब कुछ हमारा पानी के इर्द गिर्द ही है। अब इसके बीच में अगर हम पानी को ही खत्म हो जाने देते हैं, तो सबसे पहले तो अपने आंखों का पानी मत मरने दीजिए। राजनीतिज्ञों की बात आप जाने दीजिए, लेकिन राजनीतिज्ञों को भी इतना आप मजबूर कर दीजिए। दिल्ली का चुनाव नतीजा उसका एक उदाहरण है। तमाम मुद्दे थे, लेकिन आप यकीन मानिए, यमुना का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, गंभीर मुद्दा था। और इसीलिए जब हिंडन की बात कर रहे हैं हर्षवर्धन, या और किसी जगह की, अभी रास्ते में हम आते हुए जब प्रयागराज से लौटे हर्षवर्धन, तो चित्रकूट भी गए। अब वहां पर हमने मंदाकिनी को भी देखा। अब मंदाकिनी को लेकर कुछ काम जरूर हो रहा है, लेकिन वो इतना काफी नहीं है।
प्रयास थोड़ा ज़्यादा करने होंगे, और ये सरकारें भी करेंगी, और सरकारें तब करती हैं जब आप दबाव बनाते हैं। क्योंकि मैं एक बात बताइए, 60 करोड़ लोग अगर प्रयागराज में हर्षवर्धन डुबकी लगा सकते हैं और वहां पर प्रवाह सतत बना रह सकता है, तो सिर्फ जो है कुछ सालों का इंतजार क्यों किया जाए? हमेशा क्यों ऐसा नहीं किया हमेशा जाता? क्यों नहीं हो सकता? ठीक बात है। क्यों नहीं कर सकते आप? राइन क्यों नहीं बना सकते? टेम्स क्यों नहीं बना सकते हैं? और हम कह रहे हैं कि उनसे हमारी नदियां ज्यादा संसाधन और ज्यादा उसमें प्रचुर खनिज और सब बिल्कुल। कुछ है, और कहीं कोई ये मैच नहीं है। व्यवहार के तौर पर भी करना पड़ेगा, जो जहां भी नाले हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि आप लोग भी अपने अपने आसपास की नदी उसको देखिए, पुनर्जीवित हो सके, कोई नहीं है नदी तो वो करिए, जो है उसका प्रवाह बन सके वो करिए। कहीं गंदा नाला जाता है तो आप खुद ही फोटो खींच के डालिए ना, दूसरे की क्यों कोशिश करेंगे? जिसका भी कोई पत्रकार अलग से तो जरूरत है नहीं, कोई बिल्कुल। पत्रकारिता के लिए अलग से, इसमें आज के समय में तो सिटीजन जर्नलिज्म है। तो आप अपने शहर, मोहल्ले, गांव जहां भी है वो ये काम करिए, क्योंकि देखिए नेताओं का पानी तो उतरा ही रहता है लेकिन कहाँ है अरविंद जी? देखिए, बिन पानी सब सून, ऐसे नहीं कह गए रहीम। अब बिन पानी, पहले पानी उतरा उनकी नज़रों का, फिर उसके बाद उन्होंने दोस्ती यारी सबका उतारा, और साथ में क्या हुआ कि पानी की जगह थोड़ा सा कुछ जो है, मतलब आब, वैसे पानी को भी कहते हैं लेकिन वो दूसरी वाली आब लेकर आ गए यहाँ पर, उसके नशे में आ गए वो। अब अरविंद केजरीवाल जो है, लोग सोच रहे हैं कि कहाँ है अरविंद केजरीवाल। इंतजार कर रहे हैं। कैसे इंतजार कर रहे हैं? कि कब कोई मरे, समझिएगा इसको प्रतीकों में, कब कोई मरे और उसको नोचने पहुंचे। क्योंकि अभी तो क्या हुआ है कि वो सन्निपात आ चुका है, सदमे में है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। क्योंकि कभी आंदोलन हुआ, आंदोलन से सीधे सत्ता में पहुंच गए। लोग कहते हैं कि विपक्ष की राजनीति, तो विपक्ष की राजनीति में रहने के लिए आपके पास जो वैचारिक अधिष्ठान होना चाहिए, एक जो सोच होनी चाहिए, वो नहीं है। बाकी अरविंद केजरीवाल तो नहीं गए, लेकिन वो पता नहीं जो शिक्षा मंत्री की तुलना में ज्यादा आबकारी मंत्री बन गए थे, वो क्या सिखाने गए हैं पंजाब? नहीं, ये बड़ा नहीं, मतलब पंजाब, 5 पंजाब, नदियों से बिल्कुल बिल्कुल। जो बना हुआ, वहां पर वो आब, दूसरी और वाली आब मंत्री गए हैं। पंजाब अपने आप में सक्षम समर्थ राज्य है। वहाँ के लोग अपनी, जिसको कहें कि संस्कृति, अपनी चीजों को लेकर बहुत सतर्क सचेत रहते हैं। हर राज्य रहता है, भारत ऐसा ही है, एकता में विविधता है। हमारे यहाँ विविधता में एकता कहते हैं, लेकिन दरअसल ये एकता में एक से विविध बने हुए। लेकिन ये तो ठीक नहीं है कि आप चुनाव हारे और पंजाब के स्कूलों का दौरा करने लगे। क्या वहाँ के जो सिख शिक्षा मंत्री हैं, क्या उनको इतनी समझ नहीं कि वो सब कुछ कर सके? और मुझे तो लगता है ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा के लिए एकदम जो जिसको कहने की तड़प रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अब चूंकि 28 तक कोई राज्यसभा सदस्य खत्म नहीं हो रहा है उसका कार्यकाल, तो पंजाब में वो किस पर दबाव बनाएंगे? और भगवंत मान जिस तरह के नेता हैं, उसमें वो कतई अरविंद केजरीवाल को बर्दाश्त, पिछली बार देखिए झुक के पूरा पैर छूते हुए आया था भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल को बड़ा भाई बताकर। इस बार की मीटिंग से कोई पैर छूने, क्या गले लगने वाला भी नहीं आया? नहीं, क्योंकि वो इसलिए नहीं आया क्योंकि सारी तो भाई सत्ता की बात है ना। और यहाँ पर जो बात चल रही है पूरी तरीके से, विपक्ष में जब आप हो जाते हैं तो आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि जहाँ के आप हैं वहाँ की चीज़ों को प्रमुखता से उठाएं। क्या दिल्ली के स्कूलों या दिल्ली के मुद्दे खत्म हो गए हैं जो मनीष सिसोदिया पंजाब चले गए हैं? दरअसल इनको चाहिए जहाँ पर सत्ता है, जहाँ पर एड है, इसके बाद हम इस पर भी आ जाएंगे, जहाँ पर कुछ अनुदान आ रहा हो, जहाँ पर मलाई आ रही हो, वहीं पर वो जाकर अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि विपक्ष में आने के बाद तो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो कथित शिक्षा क्रांति आप लेकर आए थे, उस क्रांति पर नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आगे बढ़ाते रहना है, उसको काम करने के लिए मजबूर करना, वो अब आपकी प्राथमिकता नहीं है। यानी इसका मतलब यह है कि जब आप जेल में थे और दिल्ली में थे, तब पंजाब की शिक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, वो आपकी प्रायोरिटी में नहीं थी। अब वहां पर क्यों चले गए? तो सवाल तो इनकी पूरी राजनीति पर जिस तरीके से उठे हैं, और मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो आपने अस्तित्व का शुरू में कहा था ना अरविंद केजरीवाल का, कहाँ है? मैं फिर कह रहा हूं कि वो यही अस्तित्व बचाने की लड़ाई में कहां से कुछ उनको नई एक, चूंकि ये तो अमरलताएं हैं, जो राजनीति में जो एनजीओ छाप अमरलताएं जो आई थी ना, ये वो हैं। इनको एक साख चाहिए, तो उस वो कहाँ मिलेगी साख, वो जड़ कहाँ मिलेगी जिस पर वो लिपट के पूरी तरीके से जाए? तो सत्ता की जड़ उनको दिखाई पड़ रही है पंजाब में। अब यहाँ से तो सत्ता जा चुकी है, यहाँ सत्ता जा चुकी। एक मतलब एक लाइन जरूर आपसे चाहेंगे, तब फिर हम लोग यूएस एड की बात करेंगे कि पैसा जो आता है कहाँ जाता है, कैसे आता है। रेखा गुप्ता और उनका मंत्रिमंडल,
उस पर एक टिप्पणी आपकी, चूंकि अब वो शपथ ले चुकी हैं, उनका मंत्रिमंडल भी एक्टिव है, दिख तो सब रहे हैं बड़े एक्टिव, तो आपको क्या दिशा अभी ठीक दिख रही है अभी जिस तरह से? हाँ देखिए हर्षवर्धन, शुरुआत मेरे ख्याल से अच्छी हुई है। बोला अभी मेरे पास सवाल उठाने को नहीं है, सवाल होंगे तो आप याद रखिएगा, राज की बात हर्ष के साथ, इसमें चाहे किसी को भी विषाद हो, हम सवाल उठाएंगे, बात करेंगे। लेकिन जिसको कहते हैं कि शुरुआत है, वो कहते हैं ना ये सप्ताह का प्रथम दिवस है, मेरे मन उल्लास मत करना, कल ते पश्चाताप उल्हाने, आज उमंगों की बारी है, कल ती अंतहीन पिपाशा आज। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, पर मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि जो मुद्दे थे उनको मालूम है प्रमुख मुद्दा क्या है। बिल्कुल। तो उस लिहाज से जब वो यमुना के तट पर गए हैं तो अपने लिए जिम्मेदारी उन्होंने ओन की है। तो ये एक चैलेंज लिया। तो मुझे लगता है जब कोई नेता चुनौती लेता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है हर्षवर्धन। इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो कम से कम उसको डक करके नहीं जा रहा कि ये नहीं, रेखा गुप्ता अगर कल को ये कहेंगी कि यमुना से वोट नहीं मिलते हैं, तो फिर मतलब उनके ऊपर भरोसा, अरविंद के ऊपर इसीलिए तो भरोसा नहीं क्या। किया। तो मुझे लगता है अच्छा जो उन्होंने टीम भी जो बनी है, मतलब बनाई गई है जो टीम उनके रेखा गुप्ता के साथ दी गई, पहली बात तो अच्छा फैसला, एक महिला को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। क्योंकि हम लोग पिछले एपिसोड में ही चर्चा कर रहे थे कि अभी तक जो है किसी महिला को मुख्यमंत्री अभी है नहीं भारतीय जनता पार्टी, उस लिहाज से अच्छा है। और सिर्फ सिंबॉलिक नहीं होंगे, ये भी हमने कहा था। तो उनका अपना एक इतिहास है, बहुत संतुलित है, चाहे आशीष सूद हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, और प्रवेश वर्मा को हैवीवेट मंत्रालय भी दे दिया है भाई, ठीक है, हैवीवेट उसने किया था। और मुझे लगता है कि प्रवेश को मतलब राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये फैसला अच्छा है, अच्छा ही है, सांसद रहते हैं उससे तो बहुत अच्छा है, उससे अच्छा है, तो ठीक है। अब उस पर आते हैं जो बहुत जरूरी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति तो बार बार कुछ बोल रहे हैं, कुछ अलग अलग ध्वनि निकल रही है, लेकिन इतना तो तय है कि पैसा अमेरिका से चलता था, यहाँ आता था। ये भी तय है कि पैसा अमेरिका से जो चलता था वो वोटर टर्नआउट से लेकर जाने किस किस काम में लगता था, किसको मिला, कैसे मिला, इस पर सवाल उठते रहेंगे। लेकिन ये तो सच है ना कि जाति जनगणना के बहाने विद्वेष फैलाने की कोशिश, उत्तर और दक्षिण का भेद करने की कोशिश, भाषा प्रांत के नाम पर लड़ाने की कोशिश, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देशों से लोकतंत्र बचाने की गुहार, इल्हान ओमार जो पाकिस्तान परस्त अमेरिकी सांसद है उससे मिलना, जो सैम पित्रोदा है वो बताते हैं कि भारत के किस हिस्से के लोग दुनिया के किस हिस्से से मिलते हैं, उनकी रंग रूप शक्ल कैसे मिलती है, ये सब मिलाकर ही तो लगता है कहीं कहीं कुछ तो वितंडावाद है। और देखिए अभी शिवराज सिंह चौहान मिल रहे हैं तो किसान नेताओं से अच्छी मुलाकात उनकी हो रही, लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन किया गया, खालिस्तानी मूवमेंट उसमें शामिल हो गया, फिर कुछ न कुछ आता ही रहता है, सीए पर वितंडा खड़ा कर दिया। अब किसको पैसा आया कितना आया पता नहीं, लेकिन एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से और उन लोगों को बड़ा किया जाता है, फिर उनको पद्मश्री भी दे दो, उनको कोई अवार्ड दे दो। ऐसे लोग नक्सल जो आंदोलन है उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। ये खतरा तो बहुत बड़ा है। नहीं तो इसकी पोल तो मुझे लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं इससे समझी जा सकती ना। क्या कहा उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने मोदी पर भी कटाक्ष किया, वो पक्का बिजनेसमैन आदमी है, वो अपने हित पहले देख रहा है, कटाक्ष किया। लेकिन साथ में जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो बाइडेन प्रशासन मेरे दोस्त मोदी को वहां प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते थे, वो कोई दूसरी सरकार चाहते थे, इसलिए ये पैसा जा रहा था। और अमेरिका को क्यों इस बात की चिंता होनी चाहिए कि भारत में पोलिंग टर्नआउट बढ़े, क्योंकि हमारे अपने मुद्दे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप के नजरिए से देखा जाए तो मुझे लगता है कि इसमें हर्षवर्धन किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई ये नरेंद्र मोदी की दिक्कत नहीं हो सकती है कि अमेरिका में कितने लोग वोट डालने जा रहे हैं। हाँ, एक कहा जा सकता है, लेकिन उसके लिए पैसा खर्च करें। अच्छा, ऐसा नहीं कि ट्रंप यहाँ पर कोई दोस्ती निभा रहे हो, लेकिन ये जो सवाल उठाया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने, और उसके बाद एक बांग्लादेश में 2 व्यक्तियों वाली संस्था को जो है इतने करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसी एजेंसी जिसको कोई जानता भी नहीं उसको वोटर टर्नआउट और डेमोक्रेसी के लिए दे दिया। अब अमेरिका तो ये सब करता है, लेकिन हम इन पर बात कर रहे हैं और ये थोड़ा सा सचेत सतर्क होने वाले मुद्दे हैं, क्योंकि अगर इस पर नहीं होगा। अब अच्छी बात यह है कि भारत के गांव गांव में लोग जॉर्ज सोरोस को जानते हैं कि वो बदमाश बुढ़ा भारत को पूरी तरह से अस्थिर करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए मिलियन डॉलर्स में प्लेज करता रहता है। तो वो भाषा यहाँ कौन लोग बोल रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे मसलों पर बहुत कोई हम एंड रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। हम आप पत्रकार हैं, लेकिन काम तो एजेंसियों का है, सरकार भी बताए जो कुछ करना है, विदेश मंत्रालय ने चिंता जताई, लेकिन इतना तो है कि जो कुछ हो रहा है देश के लोगों को अब थोड़ा सा
पारदर्शिता और आ गई है, और उनके जो बोलना, जो बात वो कह रहे हैं, उस बोलने से बहुत कुछ समझ में आ रहा है। दरअसल जानते हैं क्या हर्षवर्धन, मुझे लगता है कि लगातार आपने एक सोची समझी रणनीति के तहत कुछ विशेष तथ्य अपने तरीके से पिरोकर पेश किए जनता के सामने, और लोगों के दिमाग में जैसे पहले हिंदुत्व को लेकर तमाम लोगों के मन में हीन भावना भरी गई, बोले अगर ये शब्द तुमने बोल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सारी चीजें दूर हुई, और दूर कैसे हुई? क्योंकि जनता के अंदर जो अपनी चेतना जागृत होती है और जब वो मुखर और प्रखर स्वरूप में सामने आती है तो वो इस तरीके की चीजें होती। अब इसके साथ क्या हो कि तमाम ऐसे मुद्दे वाकई जिनका लोगों के जनजीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन्हीं को तूल देकर चीजों को बर्बाद करना, और जिसमें अरविंद केजरीवाल जैसे राजनेता यहाँ पैदा हो जाते हैं। मैं राजनेता आप कहना पड़ेगा, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये लोग जो पैदा होते नहीं, पैदा किए जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, गंभीर आरोप लगा रहा हूँ, किस तरीके से तमाम फाउंडेशंस के जरिए यहाँ पर पैसा आता रहा है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ये इस बात की तस्दीक करता है कैसे भारत में समय समय पर और तमाम दूसरे देशों में भी इस तरीके की चीज़ों, लेकिन हम तो भारत की बात करेंगे ना, लेकिन ये कौन से लोग हैं हर्षवर्धन जो अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए अपनी भारत माता के साथ सौदेबाजी करने को तैयार हो जाते हैं? ये कौन से मतलब परिपाटी के लोग हैं, कौन सी परंपरा के लोग हैं? सचमुच ये चिंता की बात है कि ऐसे लोग, भारत में अराजकता चलती रहे क्योंकि हमको सत्ता नहीं मिली। सत्ता नहीं मिलेगी तो आप देश में आग लगाएंगे, केरोसिन छिड़क देंगे और माचिस लगाने का इंतजार करेंगे। सत्ता नहीं मिलेगी तो आप भाई को भाई से लड़ाएंगे। सत्ता नहीं मिलेगी तो देश के एक हिस्से को दूसरे हिस्से को बताएंगे कि नहीं नहीं भारत तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। सत्ता नहीं मिलेगी तो आप उत्तर दक्षिण का भेद कराएंगे। और देखिए, ये उत्तर दक्षिण के भेद वाला जो मसला है, बस इसी पे आना चाह रहा था मैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतनी शानदार बनी है, बहुत शानदार। कस्तूरी रंजन कमेटी ने बहुत बढ़िया से सिफारिशें की थी। हर जो जिसको कहें कि समझदार व्यक्ति है, किसी भी भाषा को, और सारी भारतीय भाषाएं हैं, स्टालिन और उनकी पार्टी भारतीय भाषाओं पर विदेशी भाषा यानी अंग्रेजी को प्रमुखता देना चाहती है, और हिंदी को कह रही कि ना ना ये तो तमिलनाडु में एंट्री नहीं होगी। जबकि धर्मेंद्र प्रधान ने भी साफ किया, और पहले भी साफ हो चुका है कि 19 में जो मैंडेटरी था तीसरी भाषा में एक हिंदी, तो उसको भी अब ऑप्शनल कर दिया गया। यानी कोई भी आप भारतीय भाषा लीजिए, मातृभाषा और उसके अलावा जो आप चाहे ऑप्शनल हो जाए। अंग्रेजी उनको पढ़ना पसंद है, और इस पर वो बहुत से आरोप लगाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। वो राहुल गांधी का भी वीडियो आया कि रायबरेली में कह रहे हैं कि वो संघ नहीं चाहता है कि दलित के बच्चे अंग्रेजी पढ़ें। संघ तो बार बार कहता है, सरसंघ चालक का बयान है कि आप अंग्रेजी भी बोलिए, विदेशी भाषा भी बोलिए, तो ऐसी बोलिए कि वो सोचे कि ये हमसे अच्छी बोल रहा है। लेकिन मातृभाषा और संपर्क भाषा हिंदी, इसको तो आपको एक जिसको कहें कि सबसे पहले रखना पड़ेगा। और त्रिभाषा फॉर्मूला तो गांधी जी भी कहते थे। नहीं, बिल्कुल कहते थे। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह समझिए ना कि अगर एम.के. स्टालिन को अगर थोड़ा सा, मैं कहता हूँ, प्रयाग एक बार सिर्फ डुबकी लगाने नहीं, विजिट करने आ जाते हैं तो समझते देखते। वहाँ पर जो हिंदी बोलने वाले जो पुलिस वाले खड़े थे ना, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, वहाँ पर तमिलनाडु से आए हुए थे, पूरा जत्था आया हुआ था। सर वेयर कैन आई गो, वो अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी और हिंदी में इस तरीके से बता रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। हम जो आप कह रहे हैं ना, हाँ। ऐसा नहीं कि हर तमिलियन को अंग्रेजी आती है, हाँ हाँ, लेकिन चूंकि एक जानबूझकर विरोध है। और हम तो, आप तो कुंभ की अभी बात कर रहे हैं, हम तो सामान्य दिनों में देखते हैं कि किले के बगल, लेटे हनुमान जी के बगल वो बड़ी बड़ी वोल्वो बसें आती हैं, और तमिलनाडु से, और उसके बगल में साउथ इंडियन दक्षिण भारतीय स्थापत्य मंदिर है, उसके बगल में पूरा आदिशंकर विमान मंडपम वही है। ये जो विभाजन की कोशिश है, मुझे लग रहा है चक्र पूरा हो गया है। 65-67 से चल रहा है, 2025 चलेगा ना, चोलबेना तमिलनाडु जो है। नहीं, मैं तो बांग्ला बोला, चोलबेना नहीं, आप तो मतलब तमिलनाडु से सीधी आप जो है, चूंकि भारतीय भाषा है ना, मैं तो पूरब की तरफ आ गए। नहीं, इसलिए आ रहा हूँ। चलिए, तो अब ये भी फिर बात करी नहीं, इसलिए कर लेते हैं क्योंकि देखिए दोनों नेताओं में समानता देखिए। वो कह रही है कुंभ को मृत्यु कुंभ। अरे भाई ममता जी, आपके यहाँ जो हो रहा था संदेश खाली से लेकर तमाम जगहों पर, उसके बारे में क्या शब्द कहा जाए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि आस्था के इस सागर को आपकी जो 2-3 ये जो जहर की बूंदें हैं, कुछ उसका कर नहीं पाएंगी, आप ही उसमें फंसेंगी। और स्टालिन और ममता ये जो है पूरी तरीके से सत्ता के चक्कर में और अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में इस तरीके की भावनाओं को भड़काते हैं। अच्छा एक बात बताइए ना, भारत में प्रभास कौन है, विजय कुमार कौन है, रजनीकांत कौन है, श्रीदेवी जयाप्रदा कौन है?
जरा बात करिए ना, ये क्या इनमें दक्षिण और हिंदी का या भोजपुरी का या मराठी का कोई फर्क किसी को समझ में आता है? सब भारतीय हैं। और जब RRR बनती है या बाहुबली बनती है, प्रभास के बारे में, अल्लू अर्जुन के बारे में, आज की तारीख में हिंदी जगत में पूरे जो है दक्षिण भारत के स्टार जो है वो छाए हुए हैं। वहाँ की पूरी जो है संस्कृति की जो छाया है वो ऐसा नहीं कि अलग है। तो ये जो विभाजन करने की कोशिश, उनको लगता है कि अंग्रेजी की तलवार से वो काट सकते हैं, ऐसा होने वाला नहीं है हर्षवर्धन। ये अब कितना भी राजनीतिक कर लें, जो बात आपने कही बिल्कुल सही कही है, लेकिन अब इनको क्या है कि ये बिल्कुल जो टिमटिमाते हुए जो दीप वाली जो है ना राजनीति, उनको अब लग रहा है कि लोग जागृत हो रहे हैं, तो अब एक बार फिर से इस भावनाओं को भड़काया जाए, और इसी हताशा में ये सब कर रहे हैं। तो तमिलनाडु और बंगाल, मुझे लगता है कि सनातन विरोध इन पर भारी पड़ने वाला है। लेकिन एक राज्य की अगर चर्चा नहीं करेंगे तो बात इसमें बस बनेगी एक लाइन, नहीं। सनातन विरोध केजरीवाल पे भारी पड़ा है, भारी पड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल है ना? ठीक कह रहे हैं। जो लोग कह रहे थे कि उनके ऊपर चिपकेगा नहीं, तो यमुना का अपमान करना वो भी सनातन वो भी विरोधी पड़ा। है। और जो कश्मीरी पंडितों को लेकर जो उन्होंने पंडितों पर जो उसमें अट्टहास कर रहे किया थे ना पूरी हाँ, तरीके हाँ, से, बिल्कुल। तो ये भारी पड़ेगा। ये मृत्यु कुंभ जो है ना, ममता जी आपको भारी पड़ेगा। और स्टालिन जी, आप रहें राजनीति में, अच्छा करें, हम चाहते हैं, क्योंकि विविध भाषी देश है, हम चाहते हैं, विविध संस्कृति वाला देश है, लेकिन इन सबको जो एक सूत्र में पिरोकर रखती है हमारी एकता, उसका अगर खंडन विखंडन करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए कहीं रास्ता मिलेगा नहीं, आप भी केजरीवाल बनेंगे। अभी आज भविष्यवाणी करे दे रहे हैं। लेकिन इसी साल चुनाव है राजकिशोर बिहार में। हाँ, और बिहार में तो फिलहाल कोई मतलब एकता में तो कोई टूट नहीं दिख रही है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा वो अभी अभी समाप्त हुई है और खूब उन्होंने विकास के काम वो सब किए हैं, लेकिन जानते हैं वहां भी एक सनराइज हो रहा है। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत। अब सनराइज मत कहो यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर। सनराइज नहीं कहना है, ट्विंकल ट्विंकल कह दीजिए। नहीं जो, लेकिन उस ट्विंकल से क्योंकि जो दूसरे लालूस सन है ना, वो उनको अपना भाई बता के कांटा डाल दिए हैं। हाँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि वो है नहीं इस स्थिति है में, नहीं इस स्थिति वो तेज प्रताप वाली परिपाटी के हैं तो। वो। लेकिन तब क्या मतलब मुझे जो लगता है कि नीतीश कुमार अब तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बनने की स्थिति में नहीं, चाहे जो हो जाए, चाहिए भी नहीं। तो शायद यही होगा कि फिर पुत्र को कुछ एक अच्छी जगह दे दी जाए और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने की ओर आप देख रहे हैं। मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में पुनर्वास पुत्र को थोड़ा दे दिया जाएगा, और उसके बाद इस समय भारतीय जनता पार्टी का ही, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार अब इस स्थिति में नहीं है, उनके चेहरे को आगे करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और नीतीश कुमार का जो अपना एक जो चमत्कारिक, जो उनका अपना एक जो संयोग है, वो लगातार प्रयोग भी नहीं कह सकते, अब तो मतलब प्रयोग भी कर लिया उन्होंने, संयोग प्रयोग दोनों कर लिए। वो वोट अपना जो शिफ्ट कराते हैं पूरी तरीके से उनके साथ में जाता है। तो नीतीश कुमार, मुझे लगता है उनको भी समझ में आ रहा है कि ये एक ग्रेसफुल तरीका है, क्योंकि अब अगर इसके आगे खींचने की नौबत आती है तो फिर मुझे लगता है कि वाकई मतलब वो जो अभी लालू प्रसाद यादव की जो स्थिति दिखाई पड़ रही है ना, कि कभी इधर कभी उधर और कुछ भी बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें जाएगा, लड़के को मुझे लगता है पुनर्वास दिया जाएगा, और अब भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर मुख्यमंत्री होगा। चुनाव आप कह रहे होंगे अभी हुए नहीं, हम कैसे भविष्यवाणी कर रहे हैं। जो अभी इंडी ब्लॉक की हालत है, जिस तरीके की पॉलिटिक्स तेजस्वी या लालू या दूसरे लोग कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, तो आप मान कर चलिए कि ना वहाँ पर पीडीए चलेगा, ना संविधान चलेगा, और बार बार जो है काट की हांडी चढ़ती नहीं है। आज की तारीख में वहाँ पर चुनाव हारने के लिए एनडीए को मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और देखिए वहाँ हर कोई जो है ना, वो पूरे बिहार से कुंभ तो नहा के लौटा है, तो कुछ तो प्रभाव उसका भी पड़ने वाला है। लेकिन हम यहाँ कुंभ की बात क्यों कर रहे हैं, फिर से याद दिला रहे हैं, आज की ये चर्चा आप लोगों के जरिए नदी बचाने की चर्चा है, नालों को रोकने की चर्चा है। आप लोग अपने शहर में इसका अभियान चलाइए, आप लोग इसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालिए, अपने जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक जो जो करना है करिए। अपने शहर की, अपने आसपास की नदी बचाइए, ये मुझे लगता है सबसे जरूरी है। और मैं इस पे एक बात और कहूँ, इसमें धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति की बात नहीं है। अब्दुल रहीम खान खाना, उनकी गंगा को लेकर क्या था, अच्युत चरण तरंगनी शिव सिर माल तिमाल हरि न बनायो सूरसरी कीजिए इंदोबाल। वो कहते हैं कि भैया मुझे शिवलोक में देना प्रभु, विष्णु लोक में नहीं देना, क्योंकि आप तो विष्णु जी के पैर पखाड़ती हैं और शिव की जटा में विराजती हैं। तो जहाँ पर गंगा मैया शिव की जटा में विराजमान हो, तो एक मुस्लिम कवि है वो कह रहा है कि मैं मतलब जो विष्णु लोक नहीं जाऊँगा,
मैं जाऊंगा शिवलोक, क्योंकि वो सिर पर विराज रही शिव के। तो गंगा को लेकर ये आस्था, ये भारत के संस्कार हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा वक्तव्य कुछ हो नहीं सकता। ठीक बात है। और जब हम गंगा कहते हैं तो गंगा यमुना सरस्वती ही नहीं, हर नदी हर जल का प्रवाह, उसको प्रवाहमान बनाए रखेंगे तो हमारे आपके जीवन का प्रवाह भी बेहतर तरीके से चलेगा। और अगले वर्ष माघ मेला, फिर 31 में कुंभ मेला, फिर ये सब चलता रहेगा। दूसरे जो नासिक, उज्जैन, हरिद्वार में लगना है वो भी चलता अब रहेगा। सिंहस्थ कुंभ है इसके बाद। सिंहस्थ कुंभ है, लेकिन उसके लिए प्रवाह जल का जरूरी है। तो ये आप लोग भी एक तरह से कहिए कि हम ये आपसे आश्वासन मांग रहे हैं और ये अभियान भी चलाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनती, अनुग्रह और आग्रह के साथ में, नदी बचाओ, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। प्रणाम।